हेलो एवरीवन, माय ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। टॉपिक उठाएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और देखेंगे एमसीक्यू। जैसे कि हम बाकी एमसीक्यू सेशन में देख सकते हैं कि भाई हमने क्या करा, हर बार कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर आए हैं। तो ये भी एमसीक्यू सेशन जो है आपका, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होगा। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन तो ऑफकोर्स हमको देखने को मिलेगी। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कहता है। सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज वाज एडवोकेटेड बाय। भाई साहब, सोसाइटी फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी या अपॉर्चुनिटी पे जो बेस सोसाइटी थी वो किसने एडवोकेट करी थी, वो किसने प्रोफेस करी थी, किसने बताई थी? तो जाहिर सी बात है ये किसका काम है? दिस इज द वर्क ऑफ फिलोसोफर्स। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ फिलोसोफर। चलिए देखते हैं। फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड रूसो, बिल्कुल सही बात है। मिडिल क्लास पीपल एंड द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट, मैं ये कहूंगा कि ये भी लोग मिडिल क्लास से ही आते थे, बट हाँ यहाँ पे थर्ड क्लास जुड़ गया या थर्ड एस्टेट जुड़ गया तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि नहीं यार, ये ऑप्शन सही नहीं लगता। क्लर्जी और नोबिलिटी तो बिल्कुल भी बात नहीं है कि भाई साहब क्लर्जी और नोबिलिटी में से कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे, जैसे मीरा भी हो गए, अभी सीएस हो गए, जो कि थर्ड एस्टेट का नेतृत्व करते थे, बट कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्लर्जी और नोबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकता। इंग्लिशमैन गॉर्जियस डांटन एंड आर्थर यंग तो बिल्कुल नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए आपका? ए, दैट इज फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड रूसो, जीन जैक रूसो। चलिए, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, रुगेट दे लिसेल, वंदे मातरम। भाई वंदे मातरम तो होगा ही नहीं, ठीक है, वंदे मातरम तो होगा ही नहीं। ये किसका है? इंडिया का है, भारत का है। मार्साइल, ले मोंती और यूनिवर्सल। चलिए ठीक है, देखिए ले मोंती और यूनिवर्सल बेसिकली क्या था? एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, जो कि किस टाइम? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे काफी प्रचलित रहा और काफी विख्यात रहा। तो ये क्या था? आपका न्यूज़पेपर था, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। वंदे मातरम भी है नहीं। रॉबर्ट डी लिसेल बेसिकली क्या थे? एक म्यूजिशियन थे, ठीक है, क्या थे? एक म्यूजिशियन थे, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? मर्साइल। क्या हो गया आपका आंसर? मर्साइल हो गया। भाई साहब पहले तो हो गए म्यूजिशियन, हो गए इंसान, हो गए, तो जाहिर सी बात है ये नहीं हो सकते। वंदे मातरम भारत का है। ले मोंते और यूनिवर्सल जो क्या है, ये आपका एक न्यूज़पेपर है, फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे, फ्रांस की क्रांति के टाइम पे हुआ करता था। ऑप्शन आपका सही क्या है? सी। क्या? मर्साइल जो है उनका क्या है? राष्ट्रगान है, ठीक है, नेशनल एंथम है। चलिए, द स्टेट जनरल वाज लास्ट कन्वेंट इन। अब यहां पे देखो बात लास्ट कन्वेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये लुइस 16 से पहले की बात हो रही है, ठीक है। लुइस 16 के टाइम पे तो ऑफकोर्स सी बात है भाई, जाहिर सी बात है वहां पे क्या हुई थी, आपकी स्टेट जनरल क्या थी? बुलाई गई थी। बट अब अगर टाइम फ्रेम देख रहे हो आप तो 1600, 1600, 1400, 1600 ये बात हो रही है किसकी? 14 तो 15, 16, 17 सेंचुरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या थे आपके? लुइस 16 नहीं थे, कोई और हुआ करते थे। तो इस टाइम पे स्टेट जनरल जो थी कब बुलाई गई थी? तो आंसर क्या है आपका? 1614। 1614 ऐसा सन था बेसिकली जिसके टाइम पे क्या बुलाई गई थी? एक स्टेट जनरल बुलाई गई थी। और अगेन इसमें क्या हुआ था? वही घिसी पीटी कहानी की भाई साहब, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर आप क्या करते हैं? टैक्स बढ़ाते हैं। तो बेचारा फंस गया कौन? अल्टीमेटली वापस थर्ड स्टेट, और अल्टीमेटली क्या हो? 2:1 के रेशियो से आउटवोट हो जाते हैं और क्या होता है? टैक्स बढ़ जाते हैं। चलिए आंसर आ गया आपका क्या? 1614। चलिए, व्हाट डिड बेस्टिल सिंबलाइज? भाई बेस्टिल समझिए बेसिकली क्या था? एक प्रिजन था, ठीक है। किस टाइप का प्रिजन था? तो एक फोर्ट्रेस प्रिजन। क्या करा जाता था इसमें? पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे जा रहे थे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट डिड बेस्टिल सिंबलाइज? बेस्टिल जो था किस चीज का प्रतीक हुआ करता था, क्या चीज को सिंबलाइज करता था? ऑप्शन देखते हैं। प्रेस्टीज एंड पावर, आर्म्ड माइट ऑफ फ्रांस, बिलोवेंस ऑफ द किंग तो नहीं हो सकता, बिलोवेंस ऑफ किंग नहीं हो सकता, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। देखिए अब बेसिकली क्या था, किंग है, जाहिर सी बात है उसके हाथ में क्या है? पावर है, पूरी की मोनार्की के हाथ में ही पावर होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बेसिकली बिलोंग्स इन वन हैंड, तभी तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? मोनार्की बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पावर एक हैंड में होती है तो वहां पर जो रूलर होता है, जो मोनार्क होता है, वो डेस्पोटिक जरूर हो जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? आपका ए होना चाहिए, दैट मींस द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। साथ ही साथ जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको ये देखने को मिलता है कि जो बेस्टिल था वो बेसिकली लोग उसको कैसा देखते थे? तो एज अ पावर ऑफ सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक रूल देखा करते थे कि भाई
ये क्या है, ये वो राजा है जिसको क्या है कहीं ना कहीं हम पे इतने जुल्म ढा रहा है, या कहीं ना कहीं जो है ये एबल नहीं है रूल करने के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। चलिए, बेस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल इन फ्रांस बिकॉज इट हाउस्ड ड्रेडेड क्रिमिनल्स। नहीं भाई साहब, इट हाउस्ड व्हाट, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। भाई साहब पॉलिटिकल प्रिजनर बेसिकली है क्या? आप कह रहे हैं सर पिछले क्वेश्चन में भी आपने बताया पॉलिटिकल प्रिजनर, इस क्वेश्चन में भी आप बता रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर, बेसिकली ये है क्या? देखो, जो लोग क्या करते थे, रूल के अगेंस्ट जाया करते थे, अपनी आवाज उठाया करते थे, उन लोगों को जब पकड़ के प्रिजन में डाल दिया जाता था, उनको कहा जाता था क्या, आपका पॉलिटिकल प्रिजनर्स। बेसिकली क्या कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, या क्या कर रहे हैं ये बेसिकली आपके करंट मोनार्क या करंट रूल के खिलाफ जाके कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो इट हाउस्ड ड्रेडेड क्रिमिनल्स। ड्रेडेड क्रिमिनल्स मतलब कि भाई साहब बहुत खतरनाक और जो बहुत बेकार वाले जो गंदे क्रिमिनल होते हैं ना, तो उनको, तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो गया। इट वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन। भाई फोर्ट्रेस प्रिजन तो था, बट क्या ये रीजन हो सकता है उसको हेट करने का? बिल्कुल नहीं। प्रिजन इंचार्ज टॉर्चर्ड द इनमेट। अब भाई जाहिर सी बात है टॉर्चर तो होगा ही होगा, बट इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। Why was the subsistence crisis caused in France? अब देखो subsistence crisis एक नया वर्ड हमको देखने को मिल रहा है। subsistence crisis है क्या? एक ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है किसी पर्टिकुलर कंट्री में जहां एक्चुअली लोगों के पास खाना नहीं होता, ठीक है, करने को काम नहीं होता, तो मतलब जितनी भी बुरी चीजें या जितनी भी क्या है वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, वो जब हाइटेंड हो जाती है और जब अल्टीमेटली सर्वाइवल पे बात आ जाती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये कई रीजन से हो सकती है भाई, फूड शॉर्टेज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अंडर डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस जब हम बात कर रहे हैं तो ये फ्रांस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए सबसिस्टेंस क्राइसिस बेसिकली फ्रांस में होता क्यों है। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड वेरियस टैक्सेस। जाहिर सी बात है बिल्कुल टैक्स इम्पोज करे थे, बस इन टैक्स की वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस नहीं आया था। देयर वाज अ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। यस, देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट। सर्फडॉम वहां पे बहुत हुआ करता था। वेजेस ऑफ पीपल वर लो। जाहिर सी बात है, बट इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। अब देखो सर्वाइवल की बात है, ये रोटी कपड़ा मकान की बात आ रही है, क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन ए होना चाहिए, जो कि सही बिल्कुल सही होना चाहिए। तो क्या देखते हैं भाई साहब, बिल्कुल ए सही है कि भाई साहब जो पॉपुलेशन थी, हम जब पढ़ते हैं इस चीज को, सबसिस्टेंस क्राइसिस को हमारी बुक में, तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन बूस्ट आ जाता है। साथ ही साथ उस टाइम पे क्या होती है, सीवियर विंटर आते हैं, तो जो हार्वेस्ट होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, वो खराब हो जाती है क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। अल्टीमेटली जिसकी वजह से क्या होता है, फूड शॉर्टेज हो जाती है और इंसान को अल्टीमेटली क्या होना पड़ता है, सड़क पे आ जाना पड़ता है उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए। चलिए, the tax collected called tithe was collected from French peasants by, ठीक है, चलो एक हमको टैक्स देखने को मिलता है, क्या आपका? टिथ। ठीक है, अब यहां से एक और इंफॉर्मेशन क्या मिल गई, किससे कलेक्ट हो रहा है, ये पीजेंट से। ठीक है, अब पीजेंट से कौन टैक्स कलेक्ट कर सकता है? या तो गवर्नमेंट या क्लर्जी। ठीक है, ये दो ही है बेसिकली जिससे क्या हो सकता है, जो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम नोबिलिटी की बात करते हैं तो नोबिलिटी सर्विसेज लिया करते थे, ठीक है, जिसको सर्फडॉम बोला जाता था। तो हमारे यहां पे देखिए अब क्या हो गया, ऑप्शन दो तो हट गए, हमारे पास क्या बचना चाहिए, ऑप्शन एम्परर और चर्च। ठीक है, नोबल्स हट गया और चीफ ऑफ आर्मी हट गया। तो टिथ बेसिकली क्या था, एक ऐसा टैक्स था जो कि पेजेंट से लिया जाता था, किसके द्वारा? चर्च के द्वारा। किसके द्वारा? चर्च के द्वारा लिया जाता था। एम्परर क्या लिया करता था उनसे? टाइल। ठीक है, एम्परर क्या लिया करता था उनसे? टाइल लिया करता था। और टिथ कौन लेता था? तो चर्च लिया करता था। चलिए, ऑन व्हाट चार्जेस वॉज लुइस 16 गिलोटीन्ड? गिलोटीन समझिए क्या है, गिलोटीन बेसिकली एक टर्म यूज हो गया, किसको? बीहेड करने को। ठीक है, गिलोटाइन करके एक बेसिकली क्या थी, एक मशीन बनाई थी यहाँ पे फ्रांस में, जिससे कि ताकि लोगों को सर कलम करा जा सके। तो इसीलिए लुइस 16 को भी ये बेसिकली क्या, किन चार्जेस पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किन चार्जेस ऐसे लगाए या फिर क्या ऐसी चीजें लगाई लुइस 16 पे कि उसको गिलोटाइन कर दिया गया। आंसर क्या है आपका? ट्रीजन। आंसर क्या है? ट्रीजन। अब देखो
लुईस 16 सबको पता था एक अनेबल रूलर है, ठीक है, तो उस पर क्रुअल्टी एब्सोल्यूट रूल का तो या मिसगवर्नेंस का एब्सोल्यूट ए और सी का तो चार्ज नहीं लग सकता, क्योंकि सबको पता है करना यार ये कोई मतलब नहीं है, कोई दमखम नहीं है इसमें, ये क्या है अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस में रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई थी, जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाती है तो ये क्या करता है, ये चला जाता है कहां पे, आपके पर्शियन किंग के पास कि भाई साहब अब मुझे हेल्प करो। तो ये जब जा रहा होता है रास्ते में तो अल्टीमेटली क्या होती है कि यही जैकोबिन गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती है और उस पर एक रेवोल्यूशनरी कोर्ट में ट्रायल चलाया जाता है, जो प्रूफ करता है या जिसके बेसिस पे, ट्रीजन के बेसिस पे क्या उसको गिलोटाइन कर दिया जाता है। चलिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस ऑन, कौन सी डेट को फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तो भाई साहब जुलाई 14 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। सीज ऑफ बेस्टील, ठीक है, बेस्टील, सीज ऑफ बेस्टील जो हमको यहां पे देखने को मिलता है और इसी सीज ऑफ बेस्टील से हम ऑनसेट ऑफ रेवोल्यूशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए, द वर्ड गिलोटिन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन एरा रिफर टू, अभी मैंने बताया कि गिलोटिन क्या हो जाता है आपका, बी हेडिंग अ पर्सन, क्या हो जाता है, बी हेडिंग अ पर्सन, आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी हेडिंग अ पर्सन। Which of the following refers to the political body representing the three estates of pre-revolutionary France? ठीक है, बात कब की हो रही है, प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस, किसकी बात हो रही है, एक पॉलिटिकल बॉडी की बात हो रही है कि भाई कौन सी ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जो कि क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है तीनों स्टेट को, कब कर रही है, तो प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस में। तो एक लौती बॉडी, भाई साहब देखो नेशनल असेंबली की बात करते हैं तो नेशनल असेंबली आफ्टर रेवोल्यूशन है, तो ये तो सीधा सीधा कट गया। पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस तो अभी की बात है तो ये भी कट गया। एस्टेट कमेटी नाम की कोई चीज नहीं थी, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सी, एस्टेट जनरल, आंसर क्या आ गया आपके पास, सी, एस्टेट जनरल, ठीक है। चलिए, ऐसे बेटा क्या है ना स्टूडेंट्स, देखो ऐसे क्वेश्चन में हिंट्स ढूंढा करो ताकि हम क्या कर सके, क्वेश्चन को और बेटर बना सके, एलिमिनेट कर सके उनके ऑप्शंस को, अल्टीमेटली हम जो करेक्ट ऑप्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आ सके। What did the red cap worn by Saint Clotus in France symbolize? ठीक है, चलो रेड कैप हो गई, एक तो हमारे पास वर्ड हो गया, दूसरा सैन क्लोटस, ठीक है, क्लूटेस या क्लोटेस जो भी आप बोलना चाहो, खैर इट्स अ फ्रेंच वर्ड, बहुत डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन रहता है। सैन क्लोटस की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली किससे जुड़े हुए थे, ये जैकोबिन से जुड़े हुए थे और ये क्या थे, ये लोअर या पुअरर सेक्शन, ठीक है, ये क्या हुआ थे, लोअर सेक्शन या पुअरर सेक्शन के सोसाइटी के हुआ करते थे, जैकोबिन से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, रेड कैप पहन रहे हैं, तो रेड कैप बेसिकली है क्या, किसको सिंबलाइज कर रही है, तो रेड कैप सिंबलाइज करती है आपकी किसको, आपके लिबर्टी को, किसको सिंबलाइज करती है, लिबर्टी को, ठीक है, किसको, लिबर्टी को सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। चलिए, लिबर्टी बेसिकली मतलब क्या, फ्रीडम, ठीक है। और ये जो सैन क्लूटस रेड कैप एक और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से वेयर करी जाती थी, जो कि आपके स्लेव्स जब फ्री हुआ करते थे, ठीक है, स्लेवरी से जब वो फ्री हो गए थे तो वो जाके क्या करने लगे थे, रेड कैप पहनने लग गए थे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस, द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्साइल sang the Marseilles, ठीक है, a patriotic song when they marched into Paris. Who composed this song? किसने बेसिकली क्या था, इस सॉन्ग को कंपोज करा था, मैरी एंटोनियट तो हो नहीं सकती, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की बात करते तो ये उसके बाद की बात है, तो ये भी नहीं हो सकते। रॉबर्ट दे लिसेल, हमने ये पता है कि भाई साहब ये क्या थे, एक म्यूजिशियन थे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मीराब्यू की बात करते तो मीराब्यू बेसिकली क्या थे, आपके नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट को लीड कर रहे थे, तो ये भी पहले की बात हो गई। आंसर क्या आ गया आपके पास, रॉबर्ट डे लिजेल जो हो गया, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही वो म्यूजिशियन थे, यही वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, फ्रांस का नेशनल एंथम
या फिर एक पेट्रियोटिक सॉन्ग के रूप में इन्होंने लिखा, जो कि अल्टीमेटली बाद में नेशनल एंथम बन जाता। चलिए, फ्रेंच लेगेसी टू द वर्ल्ड, भाई साहब बिल्कुल आंख बंद करके जहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम आया ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये तीन चीजें जो है सीधे सीधे लगा देना, ठीक है। कुछ जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी। ये देन है किसकी? फ्रांस की। सोशलिज्म, नेशनलिज्म बात करते हैं, सोशलिस्ट किसकी देन है? तो रशिया की देन है, ठीक है। चलिए, आंसर क्या होगा आपका? ए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। Which of the following was a factor in rise of Napoleon? ठीक है, राइज ऑफ नेपोलियन की बात आ रही है, मतलब ये रेन ऑफ टेरर के बाद की बात है, ठीक है। रेन ऑफ टेरर के बाद हम देखते हैं क्या आ जाता है आपका? डायरेक्टरी रूल। ठीक है, डायरेक्टरी रूल में क्या होता है? 5 एग्जीक्यूटिव चूज करे जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली किस चीज के लिए? एग्जीक्यूटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए देखिए, नेशनलिस्ट फोर्सेस, भाई साहब नेशनलिस्ट फोर्सेस की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली नेपोलियन के वॉर्स के बारे में और यूनिफिकेशन ऑफ अपने या फिर स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। तो नेशनलिस्ट बेसिकली फोर्सेस बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये नेपोलियन के टाइम की बात है या नेपोलियन के बाद के टाइम के। रॉबेस्पियर्स रेन ऑफ टेरर की जब मैं बात करता हूं, अभी हमने देखा कि भाई साहब रेन ऑफ टेरर तो पहले निकल चुका है, पहले निकल चुका है। फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद हमने क्या देखा कि डायरेक्टरी आ गई है, तो ये भी कट गया। सीधा सीधा क्या? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी। क्या हो गया आंसर? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी। भाई नेपोलियन की मैं बात करता हूं तो नेपोलियन क्या था? उसने बहुत ही कुछ ऐसे ऐसे वॉर जीते हैं जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थे जीतने के लिए। साथ ही साथ ये क्या करता था? अपने फ्रांस में क्या करता था? एक न्यूज़पेपर चलाया करता था, तो उससे ये बहुत फेमस हुआ भाई, इसको ग्लोरीफाई करा गया, लोगों को पता चला कि हाँ यार नेपोलियन नाम का भी एक ऐसा बंदा है जो फ्रांस के लिए लड़ रहा है और अल्टीमेटली क्या है? आगे चल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792, कब की बात हो रही है? 21 सितंबर 1792 की बात हो रही है कि भाई इस टाइम पे फ्रांस को क्या डिक्लेयर करा गया था। 1792 की बात करते हैं तो नेशनल असेंबली की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? नेशनल असेंबली की बात आ जाती है। तो नेशनल असेंबली की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली देखिए उस टाइम पे क्या सोशलिस्ट स्टेट तो हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कम्युनिस्ट स्टेट भी बिल्कुल नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, क्या? एक तो रिपब्लिक, ठीक है, और एक डेमोक्रेसी। क्या? एक तो रिपब्लिक और एक डेमोक्रेसी। आंसर क्या हो जाता है आपका? डेमोक्रेसी, क्योंकि यहां पे क्या होता है बेसिकली लोगों के पास राइट टू वोट आ जाता है, ठीक है। कुछ ही लोगों के पास आता है बट लोगों के पास राइट टू वोट आ जाता है और क्या हो जाते हैं? ये डेमोक्रेटिक अपने आपको डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए, मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वर आल्सो नोन एज, अभी हमने बात करी क्या? स्लैन क्लूटोस जो था, ये बेसिकली क्या था? क्लूटोस या क्लटोस, जो भी प्रोनाउंसिएशन इसका प्रॉपर है, ठीक है। सॉरी मेरे को फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। सैन क्लूटोस जो था ये क्या था? बेसिकली पार्ट किसका था? आपके जैकोबिन क्लब का पार्ट हुआ करता था। लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से ये लोग बिलोंग करा करते थे, रेड कैप पहना करते थे, नी ब्रीचेस। इसका बेसिकली सैन क्लूटोस का मतलब ये है कि विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब नी ब्रीचेस बेसिकली क्या होता था? एक पर्टिकुलर ड्रेस, ब्रीचेस करके जो है, ब्रीचेस हिंदी का उसका वर्जन है, एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी जो आज की डेट में मतलब जो पोलो जो खेलते हैं लोग या हॉर्स राइडिंग करते हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं ना, वो दैट इज कॉल्ड ब्रीचेस। सैन क्लूटोस का बेसिकली मतलब क्या था? विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब ये अपने आप को एक फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखते थे और इसलिए इन्होंने क्या करा है? वो ब्रीचेस पहनना छोड़ दिए, ठीक है। चलिए, Which of the following were the national colors of France? भाई साहब नेशनल कलर ऑफ फ्रांस की बात करते हैं, ऑप्शन देखिए। चलिए, ब्लू, व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ब्लू, ग्रीन, ग्रीन तो कहीं से नहीं है, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू भी नहीं है, येलो, रेड, व्हाइट भी नहीं। आंसर क्या आ गया? ब्लू, व्हाइट और रेड। आंसर क्या आ गया आपका? ब्लू, व्हाइट और रेड। चलिए, Which of the following symbolize eternity? याद होगा अगर आपको, अगर आपने आपकी फ्रेंच की एनसीईआरटी की 9th क्लास का फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें कुछ पेजेस में बेसिकली आपको पूरे के पूरे सिंबल्स दिए हुए हैं और उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो जब हम इटर्निटी की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? एक सांप हमको देखने को मिलता है एक रिंग के फॉर्म में जो कि अपनी ही पूंछ को खा रहा है, ठीक है। सो अ स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या? इट सिंबलाइजेस इटर्निटी, इट सिंबलाइजेस इटर्निटी। दैट ईच मेंबर, ठीक है, शुड हैव वन वोट वॉज एडवोकेटेड बाय।
ये किसने बोला गया था बेसिकली दैट ईच मेंबर शुड हैव वन वोट, ये एडवोकेट किसने करा गया था? चलिए ठीक है, देखते हैं। जैकोबिन्स के बारे में बात होती है यहाँ पे, ये एक पॉलिटिकल क्लब हो गया था, ठीक है, बट ये अपने आप में सीक्रेट सोसाइटीज भी हुआ करती थी, तो ये नहीं सब। जीन पॉल मराट, ठीक है। रूसो क्या हो गया आपके, एक फिलोसोफर हो गए जिन्होंने क्या करी थी, बुक लिखी थी। जॉर्जेस डांटन जो हो गए, अगेन ये थोड़े बाद के फिर अपने को देखने को मिल जाता है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? रूसो होना चाहिए, जिन्होंने क्या लिखी थी बुक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसी बुक के बेसिस पे बेसिकली उन्होंने क्या करा था, थर्ड स्टेट ने डिमांड करी थी क्या, कि भाई साहब 1 पर्सन 1 वोट की डिमांड होनी चाहिए। और जो भी आपका जो स्टेट जनरल चल रहा है ना, जो भी आप प्रोपोगेंडा कर रहे हो या जो भी ये होक्स चला रहे हो, उसमें अब 1 स्टेट 1 वोट नहीं होगा, 1 पर्सन 1 वोट होगा। तो वो आइडिया कहां से लिया था? तो रूसो से लिया गया था, और किस में था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में था। चलिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डिड स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल अकर? अब भी हमने बात करी थी 14 जुलाई 1789 की, ठीक है, 1789 14 जुलाई की बात करी थी। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल होता है, और इसी से क्या चालू होता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रिविलेज्ड क्लास? भाई प्रिविलेज क्लास बेसिकली क्या थी, किससे कॉन्स्टिट्यूट होती थी? चलिए आप सोसाइटी याद करिए, ऐसा ट्राइंगल बनाया हुआ था हमने। पहला क्या था? नोबिलिटी, फिर आते थे क्लर्जी, सॉरी पहले आया करते थे आपके क्लर्जी, फिर आते थे नोबिलिटी। फाइनली आप आता था थर्ड एस्टेट, जो कि बचे हुए लोग हैं, ठीक है। चलिए, हायर क्लास की जब मैं बात करता हूं, इनके पास क्या थे? प्रिविलेजेस थे, ठीक है। इनके पास जमीनें थी, इनके पास पैसा था, ये लोग क्या कर सकते थे? टैक्स कलेक्ट करने की भी इनके पास अथॉरिटी हुआ करती थी। विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट प्रिविलेज्ड क्लास, ठीक है। चलिए, प्रिविलेज्ड क्लास मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी, ठीक है। क्लर्जी और नोबिलिटी किधर गया आपका? ये रहा, क्लर्जी एंड नोबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लर्जी एंड नोबिलिटी। Who advocated government based on social contract? भाई साहब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, जीन जैक रूसो की बात आती है, सीधे सीधे क्या करना है? जीन जैक रूसो पे हमको चलना है। कहां चलना है? जीन जैक रूसो पे चलना है। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी? आप जरूर कमेंट में मेरे को करके बताएं कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कौन सी किताब ऐसी लिखी गई थी जो कि एज अ रोल ऑफ फिलोसोफर या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है लोगों को एक फिलोसफी देने में, एक आइडिया देने में अबाउट फ्रीडम। वोटिंग इन द स्टेट जनरल वॉज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब भी जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया कि 1 स्टेट 1 वोट, ठीक है। तो दैट मींस इंडिविजुअल स्टेट के बेसिस पे क्या हुआ था, पहले हुआ करती थी क्या? वॉज कंडक्टेड, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल स्टेट या फिर स्टेट जनरल के बेसिस पे कि भाई साहब 1 स्टेट 1 वोट, ठीक है। क्या? 1 स्टेट 1 वोट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडिविजुअल स्टेट या 1 स्टेट 1 वोट, ठीक है। चलिए, द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफाइड, देखिए विंग्ड वुमेन अगेन एक सिंबल हो जाता है जो कि आपको उन पे सिंबल्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफाइड, विंग्ड वुमेन किस चीज को पर्सोनिफाई कर रही थी? तो भाई साहब विंग्ड वुमेन इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ क्या है? सिंबलाइज करती है क्या आपकी विंग्ड वुमेन? आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट टू वोट, भाई साहब बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, बिल्कुल सही बात है। टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो गया? डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following statement is untrue? It is untrue about the third estate, ठीक है। The third estate was made of poor people only, नहीं भाई साहब, बिल्कुल गलत। आंसर आपका ए यहीं पहले ही उसमें आ गया। थर्ड एस्टेट की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे रिच मर्चेंट्स and the new middle class
और द इमर्जिंग मिडिल क्लास, ये भी कहाँ आते थे, आपके थर्ड एस्टेट में ही आया करते थे। मतलब फर्स्ट एस्टेट में सिर्फ क्या बोलते हैं बेसिकली आपके क्लर्जी लोग, सेकंड में सिर्फ नोबिलिटी, और अल्टीमेटली जितने लोग बचे हैं वो सब किस में आ जाएंगे, थर्ड एस्टेट में आ जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो गया, दैट स्टेटमेंट, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज अनट्रू। ये देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। विद इन थर्ड एस्टेट सम वर रिच एंड सम वर पुअर, भाई साहब बिल्कुल सही बात है। रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट ओन लैंड्स, बिल्कुल सही बात है। पेजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू सर्व इन द आर्मी और बिल्ड रोड, सही बात है। सर्वडम की बात आती है तो ये लोग दिया करते थे, ठीक है। What was the name of tax which was directly paid to the state by third estate, मतलब ऐसा कौन सा स्टार्ट था जो कि किसको पे किया जाता है, सीधा सीधा थर्ड एस्टेट को, ठीक है। लेबर्स की बात करो तो ये क्या होती, करेंसी, मतलब ये ऑप्शन तो गया तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन भी चला जाएगा। ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, टिथ बचता है और टाइल बचता है। तो टिथ अभी हमने देखा था क्या, ये क्लर्जी से लिया जाता है या क्लर्जी इसको लेता है, क्यों कौन लेता है, क्लर्जी इसको लेता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाइल। क्या हो जाएगा, टाइल एक क्या था, एक टाइप का टैक्स था जो कि सीधा गवर्नमेंट लेती थी। अब जिस सीधा गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स लेती है तो उसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या, डायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का बेसिकली मतलब ये समझ जाना कि ये सीधे सीधा किसको पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाइल। आंसर क्या हो जाएगा, टाइल। Who said the task of representing the people has been given to the rich? Task of representing the people has been given to the rich. किसने कहा था कि भाई जो पूरा representing of the poor है उसको rich दिया जाएगा, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम की, जब एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन वाला फंडा हुआ करता था। आंसर क्या है इसका, जीन पॉल मराट जो थे उन्होंने ही बोला था क्या, कि द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच। जो अब क्या है, जिनके पास अब पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं इकोनॉमी को चलाना, उन्हीं के पास टास्क किसका है, लोगों के नेतृत्व का। चलिए, व्हाट वाज ए स्टेट जनरल, अ पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल, नहीं भाई साहब, ठीक है। हेड ऑफ ऑल लैंडेड प्रॉपर्टी, बिल्कुल नहीं। एडवाइजरी टू किंग, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, टैक्स से रिलेटेड डिसीजन लेने के। किससे, टैक्स रिलेटेड डिसीजन, ठीक है। अब बढ़ाना है, घटाना है, नया टैक्स लेकर आना है, जो भी चीजें हैं, अल्टीमेटली ये स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी और इसी के बेसिस पे ये एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी जो कि किससे रिलेट करती थी, टैक्स रिलेटेड डिसीजन लिया करती थी। और इसी के डिसीजन के बेस पे बेसिकली टैक्स को लगाया जाता था, कम करा जाता था या एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करा जाता था। आंसर क्या हो जाएगा, बी, अ पॉलिटिकल बॉडी। On 28th June, the representative of third estate assembled in the indoor tennis court of Versailles for, ठीक, 28 जून की बात हो रही है, ठीक है। आपका इंडोर टेनिस कोर्ट याद आ, ठीक है। अब इंडोर टेनिस कोर्ट से याद आ जाएगा क्या, इंडोर टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है, शपथ ली थी। किस चीज की शपथ ली थी कि भाई साहब हम क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे, तो मतलब ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस विच लिमिटेड द किंग्स पावर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बी, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस विच लिमिट्स द किंग्स पावर। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट है। On dash, the city of Paris was in state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. भाई साहब किसकी बात हो रही है, बेसिकली अपने जब अनरेस्ट बन जाता है पूरी सिटी में, सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता है, उस टाइम की बात आ रही है। 14 जुलाई की बात आ रही है, किसका, 1779 की। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 14 जुलाई 1779, जब बेसिकली एक अनरेस्ट हो जाता है। बाहर से कंट्री साइड पे हम रिवोल्ट देखते हैं और अल्टीमेटली वो जब अंदर आता है तो वो क्या करते हैं, किंग अपने ट्रूप्स को अंदर सिटी में मूव करने को बोल देते हैं और इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए आज्ञा दे देते हैं। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a पीपल्स पार्टी। भाई साहब बिल्कुल नहीं, इतने गुस्से लोग थे, ये तो मारा कुटी कर देते, बिल्कुल हालात खराब करते थे। पीपल्स प्रेजेंस, बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी पीपल थी। डेमोक्रेसी मांग रहे थे क्या, नहीं, वो क्या मांग रहे थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस से राहत मांग रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीपल्स मिलिशिया।
पीपल मतलब लोग, और मिलिशिया मतलब एक आर्म्ड फोर्स, ठीक है। हालांकि कोई बंदूकें नहीं थी इनके पास, बेचारों के पास फंसिए, हाला, भाला, अपना ये हो गया, फिर हथौड़ा वथौड़ा, छेनी वगैरह ये सभी लेके थे, जो इनके पास बेसिकली पिचफोर्क वगैरह हुआ करते थे, जिसको आर्म्स के रूप में ये यूज कर सकते थे, वही चीजें ये लेकर आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द डैश पार्ट ऑफ द सिटी, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है कौन सा पार्ट ऑफ द सिटी था, एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टिल वेयर दे होप टू फाइंड द होर्डेड एम्युनिशन। तो बेस्टिल की जब हम बात करते हैं, बेस्टिल आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में आ जाता है, ठीक है। बेस्टिल कहाँ जाता है आपका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका ए। Why was the fortress prison Bastille hated by all? जैसे कि मैंने आपको अभी ये पहले भी बोला था, it stood for the despotic power of king. आंसर क्या हो जाएगा, it stood for the despotic power of king. What was the main protest by the people? People का main protest basically था क्या? प्राइस ऑफ ब्रेड, बिहेवियर ऑफ द किंग, पॉवर्टी ऑफ पीपल, हाई टैक्सेस। भाई साहब जब हम हाई टैक्सेस के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ एक लौता नहीं था, मेन रीजन जब हम बात कर रहे हैं यहां पे जैसे कि क्या, इमीडिएट रीजन, वो क्या था आपका, सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये सबसिस्टेंस क्राइसिस बेसिकली आया किससे था, प्राइस ऑफ ब्रेड की वजह से आया था, शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अल्टीमेटली प्राइस, ब्रेड का प्राइस इतना हाई चले गया था कि कॉमन पर्सन या बेसिकली कह लीजिए पुअर पर्सन इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। वहीं जब ये इस चीज की बात करने जाते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल में, तो ये देखते हैं मारी एंटोनिएट ने क्या कर रही है, भाई साहब ये लोग खाना ऐसा उड़ा रही है, बारिश कर रही है। तो इट मेड these people very furious, especially the women of France। तो प्राइस ऑफ ब्रेड के ऊपर जो रेवोल्यूशन सबसे पहले चालू करा था, जो आपकी बेकरी शॉप्स में जाके तोड़फोड़ करना, वहां पे लोगों को मारना कि भाई दे आर होल्डिंग द ब्रेड, ये सब बेसिकली वुमेन से चालू करा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, प्राइस ऑफ ब्रेड, जो कि क्या था आपका इमीडिएट रीजन हुआ करता था सबसिस्टेंस क्राइसिस का। The National Assembly formed a constitution in 1791 to limit the power of, भाई साहब मोनार्क, द लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, ठीक है। वेल्दी मैन, बिजनेसमैन, ये दो लोग कहां आया करते थे, थर्ड एस्टेट में। प्रेस की फ्रीडम उस टाइम पे नहीं थी इतनी, ठीक है, प्रेस था बट इतनी फ्रीडम नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोनार्क। आंसर क्या हो जाएगा, मोनार्क। हु रोट द इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? भाई व्हाट इज द थर्ड एस्टेट जो था, ये बेसिकली किसने लिखा गया था, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड एस्टेट, ठीक है। यहां पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट की बात करें तो हमारे पास दो ही ऑप्शन आते हैं, एबे सीएस और मीरा ब्यू। आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका एबे सीएस, ठीक है। एबे सीएस ही है जिन्होंने क्या लिखा था, ये एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखाया था कि भाई थर्ड एस्टेट है क्या, ये क्या चीज है क्या नहीं है, कैसे इस चीज को समझा जाए और कैसे थर्ड एस्टेट को बेसिकली इस चीज को अपने आप को लेना चाहिए। तो ये क्या था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट हुआ करते थे किस में, आपके स्टेट जनरल असेंबली में। Which group of people did not join the Jacobin Club? Artisan, shopkeeper, daily wages, भाई साहब ये क्या थे, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इन्होंने तो ज्वाइन करा ही होगा, जाहिर सी बात है इन्होंने तो ज्वाइन करा होगा। आंसर क्या आ गया, मेन विथ प्रॉपर्टी। आंसर क्या आ गया आपका, मेन विथ प्रॉपर्टी थे। इन लोगों ने क्या था, इन लोगों ने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन नहीं करा था। चलिए, अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप, अफ्रीका, सॉरी आंसर ही हो गया अफ्रीका, तो खैर आंसर क्या है आपका, अफ्रीका है। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में क्या होता था, स्लेव ट्रेड एस्टैब्लिश हुआ था। ये अल्टीमेटली बेसिकली कॉलोनियलिज्म के टाइम पे हुआ करता था, जब यहाँ पे जब ये स्लेव्स लेकर आए और जो आपके कॉलोनीज हुआ करती थी उनके हार्वेस्ट में छोड़ दिया करते थे, बहुत ही कमी पड़ गई थी स्पेशली कहाँ पे, कैरेबियन आइलैंड्स में। तब जाके अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्लेव ट्रेड चालू होता है। अफ्रीका से लोगों को ले आया जाता है एज अ स्लेव और वहाँ पे कॉलोनाइज करा जाता है और अल्टीमेटली वहीं पे इन लोगों को खेती करवाई जाती है, हार्वेस्ट करवाई जाती है। What did the slaves wear after becoming free? Red cap। भाई साहब लाल टोपी किसको सिंबलाइज कर रही है, लिबर्टी को सिंबलाइज कर रही है, फ्रीडम को सिंबलाइज कर रही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाल टोपी, रेड कैप आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि स्लेव्स जब फ्री हुआ करते थे स्लेवरी से, तो वो क्या पहना करते थे सिंबल के लिए, रेड कैप। Who were not considered passive citizen?
ध्यान रखना, नॉट कंसिडर्ड, मतलब बात किसकी हो रही है, एक्टिव सिटीजन की। वुमेन, भाई साहब वुमेन के पास नो राइट ऑफ वोट, तो ये क्या हो गई, पैसिव सिटीजन हो गई। चिल्ड्रन, नो राइट ऑफ वोट, तो क्या हो गई, पैसिव सिटीजन हो गई। नॉन प्रॉपर्टी मैन, भाई साहब इनके पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये कहां से एक्टिव सिटीजन हो जाएंगे। आंसर आ गया आपका क्या, वेल्दी पीपल। एलिमिनेट करते जाओ ऑप्शंस को, साथ में आंसर आ ही जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, डी, वेल्दी पीपल। द थर्ड एस्टेट कंप्राइजेस पुअर एंड स्मॉल, लैंडलेस, लेबर, पेजेंट एंड आर्टिसन, भाई साहब सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सभी लोग जो थे ये क्या कंप्राइज करते थे, आपके थर्ड एस्टेट को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन, भाई देखो कन्वेंशन की बात आ रही है यहां पे, ये क्या है, ये नेशनल कन्वेंशन। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन की बात आ रही है। नेशनल कन्वेंशन ने क्या कहा था, डिक्लेयर्ड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नहीं भाई साहब, अबॉलिश द मोनार्की पहले ही हो चुकी थी। ऑल मेन एंड वुमेन अबाउट 21 गॉट द राइट टू वोट, बिल्कुल नहीं। एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन अभी भी चल रहा था। डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What does the word livers stand for? Livers बेसिकली क्या थी, जैसे कि अभी अपन ने पहले क्वेश्चंस में भी डिसाइड था इनिशियली, इट वाज टैक्स नहीं था, लेविड बाय चर्च नहीं था, लेविड बाय स्टेट नहीं था, इट वाज अ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। क्या थी, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस थी। बेसिकली सिक्के हुआ करते थे, जो कि अल्टीमेटली 1799 में इसको डिसकंटिन्यू करके फ्रैंक चालू हो गए थे। ठीक है, चलिए। What was स्टेट जनरल, जैसे कि अभी बात हुई पॉलिटिकल बॉडी थी, स्टेट जनरल क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी। द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओल्ड रेजिम बेसिकली किसके लिए यूज हुआ करता था, पुरानी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, पुरानी सोसाइटी के लिए एक टर्म यूज हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्या, ओल्ड रेजिम। ठीक है, चलिए। फ्रांस बिफोर 1000 बीसी, नहीं यार क्या बात कर रहे हो यार। फ्रांस सोसाइटी, फ्रांस आफ्टर 1789, तो बिल्कुल नहीं। सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, आंसर क्या हो जाएगा, सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। Which of these books was written by John Locke? The Spirit of Laws, Two Treatises of Government, Social Contract, all तो बिल्कुल नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमको पता है रूसो ने लिखी थी। आंसर क्या हो जाएगी आपकी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, क्या हो जाएगी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। स्पिरिट ऑफ लॉस किसकी, मॉन्टेस्क्यू की। चलिए चलिए। इन द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड, क्या डिमांड करी गई थी, ऑल स्टेट हैव वन वोट टुगेदर, नहीं भाई साहब, मतलब एक ही वोट होना चाहिए एक स्टेट का, नहीं बिल्कुल नहीं। ईच स्टेट शुड हैव वन वोट, ये तो पहले से व्यवस्था थी। ईच मेंबर ऑफ ऑल थ्री स्टेट शुड हैव वन वोट ईच, ये हो जाएगा आपका क्या करेक्ट आंसर, एक आदमी का एक वोट, ये उनकी क्या थी, डिमांड हुआ करती थी। चलिए। Who led the representative of third estate in the Versailles on 20th June? भाई साहब मीराब्यू एंड एबीसीएस, जो कि क्लर्जी और नोबिलिटी में से करते थे, तो डी हो जाएगा आंसर क्या, ए एंड बी बोथ, यही दोनों थे जिसने क्या करा था, थर्ड स्टेट को नेशनल असेंबली में लीड करा था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए एंड बी। ठीक है, मीराब्यू एंड एबीसीएस। Which of these provision was passed by the assembly on the night of 4th of August 1789? Abolition of feudal system, clergy had to give up its privileges, tithes was abolished, all. अब देखो 4th अगस्त 1789 की बात जब मैं बात करता हूं, this is the rights of citizen, sorry man and citizen. ठीक है भाई साहब, ऑल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल आ जाएगा। ये सब डिमांडेड हुई थी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, या बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की बात है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑल, मतलब फ्यूडल सिस्टम खत्म करा जाए, क्लर्जी को प्रिविलेजेस वापस लिए जाएं, और साथ साथ जो आपके टैक्सेस थे कुछ जो जैसे कि टिथ वगैरह, इनको बंद करा जाए। अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1791 नेशनल असेंबली वॉज टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली, नहीं भाई साहब बिल्कुल भी नहीं। अपॉइंटेड बाय द किंग, बिल्कुल भी नहीं। हेरिडिटरी बॉडी, बिल्कुल भी नहीं। आ जाएगा क्या, इलेक्टेड इनडायरेक्टली। याद करिए, एक्टिव सिटीजन ये अपने आप में से एक इलेक्टोरल कॉलेज चूज करेंगे, और ये कॉलेज अपने आप में से क्या चूज करेगा, नेशनल
असेंबली। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या आपका एक तरीके से डायरेक्ट, और ये हो गया क्या इनडायरेक्ट, ये हो गया क्या इनडायरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका इलेक्टेड इनडायरेक्टली। चलिए, which of the following is true about the Bastille storming? It was a fortress prison in France. It represented despotic power. French common man hated Bastille. आंसर क्या हो जाएगा all, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Which estate in France were exempted from paying taxes? The first and second estate both, मतलब क्लर्जी और आपके नोबिलिटी, इन दोनों को क्या थी, छूट थी टैक्स देने से। दैट मींस दे वर एग्जेम्प्टेड, इनको टैक्स नहीं देना था, बल्कि इनके पास कुछ प्रिविलेजेस भी हुआ करते थे, जैसे कि क्या कर सकते, ये लोगों से टैक्स वसूल कर सकते थे, लोगों से सर्विस वसूल कर सकते थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट बोथ। What was state? A tax levied by church, tax levied by state, tax levied by monarch, none of these। आंसर क्या हो जाएगा आपका टैक्स levied by church। ठीक है, स्टेट वाला क्या हो जाएगा आपका टाइल। चलिए, Which unit of currency was discontinued in the year 1794? 1794 में क्या कंटिन्यू हो गए भाई? डॉलर नहीं, रुपी नहीं, टाइल तो टैक्स था, लेबर। अल्टीमेटली 1799 में जाके क्या होता है, फ्रांस की करेंसी बन जाती है क्या, फ्रैंक। क्या बन जाती है, फ्रैंक। Who was the king of France during the French Revolution? बहुत इजी क्वेश्चन है, लुईस 16। आंसर क्या हो जाएगा आपका लुईस 16। An Englishman who traveled through France during the years 1787 and 1789 and wrote the descriptions in his journal was, भाई साहब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ब्रिटिशर की बात हो रही है, तो नीचे के दो तो चलेगा क्योंकि ये क्या थे, फ्रेंच थे। जॉर्ज डैंटन, आर्थर यंग। आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्थर यंग। आर्थर यंग ही थे बेसिकली जो क्या करते, इन्होंने अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा था अबाउट किसके, फ्रांस के बारे में, कि कैसे वहां पे व्यवस्था है, क्या चीजें हैं, और अल्टीमेटली वही वो इंग्लिशमैन थे जो इस टाइम पे फ्रांस विजिट करते हैं। Which of the political body was which was the political body where the three estate used to send the representative? Political body की बात होगी, representative की बात हो गई, state general की बात हो गई। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे state लिखा हुआ है इसलिए नेशनल असेंबली नहीं होगी। ठीक है, शाह तो क्या हो गई, जगह हो गई आपकी, फर्स्ट स्टेट क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया। आंसर क्या आ गया आपका स्टेट जनरल। What was an estate consisting of the Lord's land and his mansion known as? अब यहां पे ये estate बेसिकली जमीन की बात हो रही है, ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है, ये लैंड की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड एंड इट्स मैंशन नोन एज, भाई साहब शाह तो आपकी क्या हो गई, जगह हो गई, मैनर हो गया इसका आंसर, बेस्टिल तो फोर्ट्रेस हो जाती है और कैसल तो किंग का हो जाता है। ठीक है, मैनर क्या हो गया, मेनोर या मैनर जो हो, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ठीक है, मेनोर नहीं है, मैनोर बोलते हैं इसको, अगेन फ्रेंच डिस्क्रिप्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा बी मैनर। ठीक है, या मैनोर। When did the National Assembly of France completed the drafting of Constitution? ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब खत्म होती है, आपके 1791 में खत्म होती है। कब खत्म होती है, सितंबर 1791। For a member of the assembly, a man had to be belong to the highest bracket of taxpayer to qualify as an elector. Elector बाई टाइल टैक्स हो गया, टिथ टैक्स हो गया, क्लर्जी तो ऑलरेडी बाय बर्थ बना करते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या, सी इलेक्टर। क्या हो जाएगा, सी इलेक्टर। Which symbol express the personification of law? अब भी बात करी थी थोड़ी देर पहले, क्या, अपने विंग्ड वुमेन के बारे में, क्या, विंग्ड वुमेन के बारे में। ठीक है, तो विंग्ड वुमेन है जो कि क्या पर्सोनिफाई करती है आपका लॉ। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ इन फ्रांस, कौन पर्सोनिफाई क्या सिंबल करती है, विंग्ड वुमेन। The national anthem of France, which was sung for the first time by volunteers as they marched into Paris, was your Marseille। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। On 21st September 1792, the monarchy was abolished and France was declared a republic country. France was declared a republic country. From the period of dash was referred to as the reign of terror. 1793-94 reign of terror, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। याद करिए, हमने बात करी थी इसके बारे में। आंसर क्या हो जाएगा, ए। 1793 से 94 इसी टाइम पे इक्वालिटी स्टैब्लिश होती है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्श थे। इसी टाइम पे सबसे ज्यादा गिलोटिन भी हुए हैं। ठीक है, चलिए, वुमेन ऑफ फ्रांस
were disappointed that the constitution of 1791 reduced them to, in women of France क्या थी, एग्जीक्यूटिव थी क्या, नहीं थी, इलेक्टर थी क्या, नहीं थी, एक्टिव सिटीजन थी क्या, नहीं थी, क्या थी, पैसिव सिटीजन, क्या थी, पैसिव सिटीजन। बेचारी औरतें क्यों बेचारी थी जो बोल रही थी या क्यों उनसे नाराज थी, अल्टीमेटली वुमेन का भी रोल फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपने आप में उतना ही अहम रहा है जितना आदमियों का रहा है, और इनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता, तो इसलिए सफरेज मूवमेंट की जरूरत पड़ जाती है और इनको क्या करते हैं, पैसिव सिटीजन में कंसिडर कर दिया जाता है। द वुमेन इन फ्रांस विन द राइट टू वोट इन, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1946 में इनको अल्टीमेटली जाके क्या मिलती है, राइट टू वोट की अथॉरिटी मिलती है। इतना बड़ा सफरेज मूवमेंट चल रहा है, सोचिए 1700s में तो ये मोनार्की को अबॉलिश कर देते हैं, बट उसके 200 साल बाद, ऑलमोस्ट 200 साल बाद जाके इनको क्या मिलती है, राइट टू वोट मिलता है। किसको, वुमेन इन फ्रांस को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए 1946। इन विच सेंचुरी द स्लेव ट्रेड बिगैन, 16, 15, 17 और 18 सेंचुरी। आंसर क्या जाएगा, 17 सेंचुरी में क्या होता है, ट्रेड चालू एस्टैब्लिश होता है, और इसी के टाइम पे, रॉबेस्पियर के टाइम के बाद ही, डायरेक्टरी के टाइम पे क्या होता है, ये ट्रेड जो है एस्टैब्लिश हो जाता है। व्हेन वाज नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, 1804 में जो है अल्टीमेटली इसको क्राउन करा जाता है क्या, एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब फिर इसके बाद सीरीज ऑफ बैटल लड़ते हैं और अल्टीमेटली वाटरलू में इनकी जो हार जाते हैं। ठीक है, डैश इज रिगार्डेड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप इन 1804। अब भी हमने बात करी किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में, किसके, नेपोलियन के बारे में बात की। ओलंपिया दी गोजेस ये क्या थी, आपकी फीमेल रेवोल्यूशनरी। ठीक है, रॉबेस्पियर भाई सब दो आ गए यहाँ पे। ठीक है, गलत है, चलो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नेपोलियन। क्या हो जाएगा, ए नेपोलियन। इन द ईयर डैश बोनापार्टे वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू, भाई साहब 1815 में इसकी क्या हो जाती, डिफीट हो जाती, किसमें, बैटल ऑफ वाटरलू में। नेम द 2 इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडिया हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तात्या तोपे, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल नहीं। टीपू सुल्तान लक्ष्मीबाई, बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर आजाद, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या है, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, इन दोनों ने क्या थे, जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उसको यहाँ एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। टीपू सुल्तान ने तो अपनी पूरी की पूरी आर्मी फ्रांस लाइन पर रखी थी, इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था अपने उसमें, और अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए फ्रांस की सहायता ली थी। राजा राम मोहन राय की बात करते तो जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ये सब के जो आइडियल्स हैं, ये सब राजा राम मोहन ने यहाँ पे इंप्लाई करने की कोशिश करी थी। तो ये था आपका क्या, पूरा का पूरा एमसीक्यू पार्ट अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप आपने कुछ समझा होगा। अब देखो हम छोटे से आपके लिए क्या लेकर आए, पहल लेकर आए, एक नई चीज लेकर आए आपके लिए, magnetbrains.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पे हम हमारा क्या लेकर आए, एक एप्लीकेशन भी लेकर आए। तो डू गो डाउनलोड इट एंड चेक इट आउट। फॉर द एग्जाम्पल राइट नाउ, फॉर इंस्टेंस जस्ट मैग्नेट ब्रेन्स का छोटा सा वॉक थ्रू मैं दूंगा आपको। अब क्या है, आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कहां जाओ, magnetbrains.com पे आओ, होम पेज खुल जाएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है सब्जेक्ट्स की, अलग अलग चीजें जो हैं, जो आपको चूज करना है वो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। मैं आपको कहाँ मिलूंगा, ओलंपियाड में मिलूंगा। ठीक, ओलंपियाड में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। ध्यान रखना, ये क्लास अच्छे से चूज करना। मैं अभी कहाँ मिलूंगा आपको, 9th में मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा, 9th में मिलूंगा। जैसे ही 9th के टैब पे क्लिक करोगे, देखो आपके सारे गुरुजी लोग जितने भी हैं, आपको जो ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं, सब वॉच नाउ का बटन लेके आपके सामने हो जाएंगे। कल ना बेटा आ जाओ पढ़ाई करते हैं। जैसे मैं भी आ गया क्या, वॉच नाउ का बटन लेके। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुलेगा अल्टीमेटली, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, लिस्ट दी जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे एक ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू और खुल जाएगा। देखो यहाँ पे पूरी डिटेल है, 9 लेक्चर, 2 लेक्चर, पूरी डिटेल है। वॉच नाउ पूरा टाइम दिया हुआ है, प्रॉपर तरीके से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। जैसे ही इस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे इस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे क्या होगा, कुछ नहीं, एक नया पेज लोड होगा और आपके सामने YouTube प्लेयर वहीं का वहीं खुल जाएगा। क्या होगा, थोड़ी सी लोडिंग होगी और YouTube प्लेयर वहीं का वहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको कोई और पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, आपको YouTube पे नहीं भेजा जाएगा, आपको कोई लिंक नहीं दी जाएगी कॉपी करने के लिए। सिंपल एजुकेशन, इफेक्टिव एजुकेशन, सीधा वहीं पे वीडियो के थ्रू। सेम फंक्शनिंग है जैसे कि YouTube प्लेयर की होती थी, क्वालिटी ऊपर नीचे कर सकते हो, वॉल्यूम तो आगे ही रखना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ में स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। तो सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये छोटी सी पहल थी हमारी तरफ से आपके एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।